आज हम लोग जो है पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जो है इंटरस्टेट रिलेशनशिप। ठीक है, आज एक ही लेक्चर में हम लोग इंटरस्टेट रिलेशनशिप कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमने जो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ा है, तो उसी से थोड़े थोड़े चीज़ें रिलेटेड भी हैं। इंटरस्टेट, एक स्टेट दूसरी स्टेट से किस टाइप का रिलेशनशिप करती है। ठीक है, देखो एक सक्सेसफुली जो है ना फेडरल सिस्टम जो है ना, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं, मतलब एक यूनियन में है और फिर जो है कंट्री के अंदर भी डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट प्रोविंसेस में, जहाँ पे ना डिफरेंट जो है सेट ऑफ गवर्नमेंट्स होती है ना, तो उनके बीच में जो है ना अगर स्मूथ रनिंग नहीं होगी ना, अगर कंटिन्यूसली झगड़े और होंगे ना, तो क्या होता है, बाल्कनाइजेशन हो सकता है, एक दूसरे मुल्क से वो मुल्क से अलग हो जाएंगे। तो वो एक हारमोनियस रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे के साथ जो है कॉपरेशन वाला रिलेशनशिप हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सेंटर के साथ, स्टेट्स के साथ हो, या 2 3 4 या आपस में जितने भी स्टेट्स हैं उनका आपस का रिलेशनशिप। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए बड़े बहुत सारे जो है क्या बनाए, बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे अगर कोई इंटरस्टेट का कोई वाटर डिस्प्यूट है, उसके लिए कैसे ट्रिब्यूनल सेटअप करना है, सुप्रीम कोर्ट को कैसे बाहर रखा हुआ है। दूसरी चीज़, कैसे कोऑर्डिनेट करेगी मल्टीपल स्टेट, जो है इंटरस्टेट काउंसिल जैसी चीज़ है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जो है पब्लिक एक्ट्स हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, एक स्टेट की में किसी हाई कोर्ट ने दी, वो दूसरी स्टेट उसकी कितनी रिस्पेक्ट करती है ना। कैसे फ्रीडम है ट्रेड का, कॉमर्स का, इंटरकोर्स का, एक स्टेट से दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट, चौथी स्टेट में, मतलब थ्रू आउट द कंट्री फ्रीली, है ना। फिर एडिशनल हम जोनल काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कैसे पार्लियामेंट प्रमोट करता है, कि कैसे देखो ना, पार्लियामेंट एट द एंड एक क्या है, फादर फिगर है ना सेंटर में, जो इन डिफरेंट स्टेट्स को जो है आपस में जो है कॉपरेशन के लिए हेल्प करता है, कि ये लोग आपस में इकट्ठे रहेंगे तभी तो एज ए कंट्री, एज ए होल हम इकट्ठे रहेंगे ना। पार्लियामेंट नेशनल इंटरेस्ट को, यही ये जो रीजनल स्टेट्स है, प्रोविंसेस, ये अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेंगे और साथ साथ में एज ए कंट्री, एज ए होल को भी। ठीक है, तो ये आज हम लोग कुछ है इंटरस्टेट रिलेशनशिप के बारे में डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा लंबा भी हो गया ना वीडियो, मतलब 30 मिनट से क्रॉस कर जाएगा 40-50, तो थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, सबसे पहले इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। मैंने आपको बताया ना 3 4 चीज़ें हैं जहाँ पे जो है एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में जो है कंटिन्यूसली जो है प्रॉब्लम्स होती रहती है। उसमें से एक वाटर डिस्प्यूट जो है मैटर प्रॉब्लम, चाहे आप पंजाब हरियाणा का देख लो, वो SNL वाल का, SNL का, चाहे कावेरी का देख लो, गोदावरी का ऑलमोस्ट, मतलब देर आर मल्टीपल रिवर्स हैं। जहाँ परियार का देख लो, केरला का इश्यूज़ है। तो ये सारे जो है ना कहीं वाटर डिस्प्यूट जो मेजर है, और वाटर होगा भी क्योंकि वाटर इज़ अ बेसिक नेसेसिटी है जो ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, तो आर्टिकल 262 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, वो प्रोविजंस प्रोवाइड करता है कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स रिजोल्व करने के लिए इंटर वाटर डिस्प्यूट्स। देखो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको वाटर डिस्प्यूट से बाहर रखा गया है, क्योंकि जो फंडामेंटली जो हिस्टोरिकली ये हमने सीखा है ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो वाटर डिस्प्यूट्स है ना, वहाँ पे जो है जो लीगल जो इंटरप्रिटेशंस और जो है सुप्रीम कोर्ट जैसे जुडिशरी को है ना, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है इनको रिजोल्व करने में ना। तो इसलिए आर्टिकल 262 का प्रोविजन लाया गया कि ये अलाउ करता है पार्लियामेंट को टू लेजिस्लेट लॉज बना सकता है किसी भी वाटर डिस्प्यूट्स को एजुकेट करने के लिए। ठीक है, रिगार्डिंग कैसे वाटर यूज़ होगा, कैसे उसका कंट्रोल होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर होगा किसी रिवर का जो 2 या 3 जो स्टेट्स के बीच में से गुजरती है। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर ना, आर्टिकल 262 के अंदर ना, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल बना सकता है, सेटअप कर सकता है। एक ट्रिब्यूनल है ना, जिसमें जो है ट्रिब्यूनल हमने पढ़ेंगे, उसमें क्या कौन से जजेस होते हैं, क्या रिटायर्ड जज होता है, कैसा होता है, मेंबर्स के बारे में हम ट्रिब्यूनल वाले यूनिट में बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इतना जान लो कि एक चीज़ है, एक इंस्टीट्यूशन है ट्रिब्यूनल, उसको सेट किया जाता है इस डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने के लिए। एक बात याद रखना, ट्रिब्यूनल का जो है वो बाइंडिंग होता है डिसीजन। जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट का जो है एक्सक्लूड कर देता है सुप्रीम कोर्ट का इन मैटर रिलेटेड टू वाटर डिस्प्यूट्स। लेकिन याद रखना, जो वाटर डिस्प्यूट्स के जो मैटर्स है ना, उसमें अगर कोई लॉ से रिलेटेड है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आ जाए, तो जो है सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस हो सकता है। नहीं तो जो है जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूड किया जाता है जो है रिवर वाटर जो इन डिस्प्यूट्स में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो रिवर बोर्ड एक्ट, इस आर्टिकल 262 की पावर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने क्या किया, 2 एनेक्ट लॉ किया एक्ट। एक तो था द रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। याद रखना ये क्या है। देखो ये एक्ट जो है ना, रिवर बोर्ड एक्ट है ना, ये एक्ट लॉ का क्रिएशन एक रिवर बोर्ड क्रिएट करेगा जो प्रोवाइड करेगा एडवाइजरी फंक्शंस इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट और रेगुलेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल नर्मदा जो है वाटर बोर्ड हमने सेटअप कर दिया,
वो जो है जो एमपी और गुजरात के बीच में जो उसके जो नर्मदा रिलेटेड जो वाटर डिस्प्यूट्स है ना, उसको हल करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से करता है, ठीक है। ये बोर्ड जो है लार्जली जो है नॉन बाइंडिंग होता है और नॉट सर्व एज ए कोऑर्डिनेटेड रोल रादर देन एज ए डिस्प्यूटिव रेजोल्यूशन रोल, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रोल प्ले करता है रादर देन क्या इसकी, क्योंकि इसकी जो है डिसीजंस वो बाइंडिंग नहीं होते, ठीक है। रिवर बोर्ड एक्ट पास किया कि पर्टिकुलर रिवर के लिए एक बोर्ड नियुक्त किया जाएगा दोनों स्टेट्स के मेंबर्स को लेके, जब भी कोई डिस्प्यूट आएगा वो रिजोल्व करेंगे। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, ये क्या है? ये एक्ट जो है स्पेसिफिकली इनेक्ट किया गया था एड्रेस करने के लिए जो वाटर के डिस्प्यूट्स हैं दोनों स्टेट के। इस एक्ट के अंदर यूनियन गवर्नमेंट कैन स्टेप अप, यूनियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है वाटर डिस्प्यूट्स को जो है स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स जैसे सेटअप कर सकती है रिजोल्व कर। इस एक्ट के अंदर कौन से? इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंदर ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकती है कौन? पार्लियामेंट, दो स्टेट तीन स्टेट्स के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट है उसको हल करने के लिए। The act provide that once a dispute arises between the two or more states over a river, the central government can form a tribunal to resolve the issue। ठीक है, समझ गए? वही चीज़ मैंने आपको अभी समझाई कि डिसीजन जो है ट्रिब्यूनल का बाइंडिंग हो। ये बात याद रखना, डिसीजन ट्रिब्यूनल का बाइंडिंग है, ये नहीं कि ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया उसको मानोगे नहीं। तो ट्रिब्यूनल होल्ड से सब्सिक्वेंट एक पावर होल्ड करती है, इसका मतलब है ना। बट अगर वहाँ पे इंस्टेंट है वेयर स्टेट हैव नॉट अडहेयर टू दीज डिसीजंस और हैव सॉट अमेंडमेंट्स, है ना, जो बाइंडिंग डिसीजन है जहाँ पे वो अगर इस डिसीजन को ना माने या कोई अमेंडमेंट इसमें सॉर्ट करे, ठीक है, ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करते हैं। हमने वाटर डिस्प्यूट रिलेटेड बात की, कैसे 262 काम करता है, किस तरह से होता है। अब हम देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल क्या है। हमने इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में जो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में भी पढ़ा था। अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ चाहिए ना जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स में, तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बता सकता हूँ। जैसे कृष्णा गोदावरी ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया है ना, वन गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है जो 1969 में जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में था। या फिर से कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो 2004 में हुआ, फिर से उस पर एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा के बीच में था। या फिर रावी और ब्यास है, या नर्मदा मैंने आपको बताया जो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में है, मध्य प्रदेश में। ये कुछ ट्रिब्यूनल सेटअप किए गए थे। आप दो चार एग्जाम्पल्स जो हैं वो याद रख सकते हो, ताकि क्या है उससे आपको जो है थोड़ा आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो आप लिख सकते हो। जब ट्रिब्यूनल रिलेटेड कोई एग्जाम क्वेश्चन आएगा या फिर जब क्वेश्चन कोई वाटर डिस्प्यूट रिलेटेड आएगा, आप दो चार ट्रिब्यूनल्स एग्जाम्पल्स में देख सकते हो। आप लिख सकते हो कि ट्रिब्यूनल सच एज कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो 1969 में हुआ महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इंटरस्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, समझ गए, क्योंकि ये आर्टिकल 263 के अंडर आती है, ठीक है। जब आर्टिकल के अंडर आ रही है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर कोई एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट के बनाई थी वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये हम आप बाद में समझेंगे, ठीक है। ये डिज़ाइन की जाए फैसिलिटेट के कोऑर्डिनेशन हो यूनियन के बीच में और स्टेट्स के बीच में, और एज वेल एज अमॉन्ग द स्टेट्स देमसेल्व्स, खाली यूनियन और स्टेट में नहीं बल्कि आसपास की स्टेट्स में भी, है ना। कोई कॉमन इंटरेस्ट में ऑन मैटर ऑफ कॉमन, ये एक क्रूशल रोल प्ले करती है इंश्योर करने के लिए कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में इंडियन फेडरल सिस्टम में। क्योंकि ये लोग इकट्ठे होंगे, एक जगह के मिलेंगे, इंक्वायरी करेंगे, एडवाइस करेंगे अपॉन डिस्प्यूट जो एक दूसरे स्टेट्स में आएगा, है ना, इन्वेस्टिगेट और डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स जो क्या है जो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, समझे। तो ये रिकमेंडेशंस देंगे एक दूसरे को उस सब्जेक्ट्स पे। तो इस तरह से क्या पॉलिसी और एक्शंस जो है आपस में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट होंगे ना, ठीक है। आइडियाज इज टू रिजोल्व मैनेज डिस्प्यूट या इंश्योर के स्मूथ गवर्नेंस हो थ्रू आउट डायलॉग्स एंड कंसेंसस बिल्डिंग के, समझे। अगर ये एक जगह पे कहीं मीट ही नहीं कर पा रहे, है ना, एक काउंसिल के अंदर, तो कैसे डिसीजंस लिए जाएंगे, ये भी तो है ना। कंपोजिशन हम पढ़ लेते हैं कि इस इंटरस्टेट काउंसिल में क्या कंपोजिशन होती है। देखो, जो कंपोजिशन है इंटरस्टेट काउंसिल की इज डिफाइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड इट टिपिकली इंक्लूड प्रेसिडेंट के द्वारा डिफाइन की जाती है, ठीक है। कैसे? इसका एक चेयरपर्सन होगा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। एक बात याद रखना, जिस भी काउंसिल कमेटी या कहीं पे भी जहाँ पे भी जो है प्राइम मिनिस्टर उसका मेंबर होता है, वो ऑटोमेटिकली उस जो है काउंसिल कमेटी या कोई भी चीज़ है उसका चेयरमैन बन जाता है, ठीक है। एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होता है किसका, प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होता है। एक बात, मेंबर कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर ऑल स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है। देखो, यूनियन टेरिटरी जहां लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, है ना, बाकी नहीं, पौंडीचेरी नहीं, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली ना हो वहाँ नहीं,
या दमन दीव या ये, उनमें नहीं। जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर्स कैसे, होम मिनिस्टर जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मतलब पार्लियामेंट जो सेंट्रल मिनिस्टर्स है ना, और अदर की मिनिस्टर जो यूनियन गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, वो इसके मेंबर हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो लिeutenant गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरी के, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के तो चीफ मिनिस्टर हैं, जहाँ नहीं है वहाँ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है स्टेट में चलाने के लिए, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोलते हैं। दे डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ के, ठीक है। और कंपोजिशन जो है अलाउ फॉर ए ब्रॉड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट्स, फैसिलिटेटिंग ए प्लेटफॉर्म वेयर इश्यूज कैन बी डिस्कस्ड फ्रॉम ऑल लेवल ऑफ गवर्नेंस। अब हर टाइप के लोग यहाँ पे हैं, है ना, हर स्टेट से, तो ये एक बोर्ड बना देता है ताकि डिफरेंट व्यूज़ आते हैं, और एक अगर कोई डिस्प्यूट है भी है तो इस पे लोग जो है अपनी अपनी राय दे सकते हैं और उस मसले को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये कंपोजिशन है एक इंटरस्टेट काउंसिल की। डिफरेंट इंटरस्टेट काउंसिल बनी है, जैसे सेंट्रल काउंसिल है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पे है, लोकल गवर्नेंस पे है, 4 रीजनल काउंसिल है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अब फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरस्टेट काउंसिल का? अब कोई फंक्शन तो होगा ना, क्यों है? प्राइमरी रोल इंटरस्टेट काउंसिल का ये कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जो है, एक कम्युनिकेशन चैनल बिल्ड करता है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर और यूनियन और सेंटर के अंदर भी अमॉन्ग स्टेट, और एक वाइड रेंज ऑफ मैटर्स जो हैं, सम ऑफ इट्स की आर, जैसे फैसिलिटेट करना कोऑर्डिनेशन एक दूसरी स्टेट्स को, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशन है उनका पता चलता है कि ये हमने पॉलिसीज़ लॉन्च की हैं, वो बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई वेलफेयर के लिए कोई स्कीम लॉन्च की है उन्होंने, एक गवर्नमेंट ने, तो वो डिस्कस करेंगे उनके साथ भी कि हमने ये स्कीम्स अपने कंट्री में, अपनी स्टेट में लॉन्च किए, ये इंप्रूवमेंट्स इसके साथ आएंगी, इस तरीके से ये हेल्पफुल होंगी। तो आप वो चीज़ें वो सीखेंगे ना। एक कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग भी होता है एड्रेस करने के लिए इशू जो मल्टीपल स्टेट्स को या नेशनल सिग्निफिकेंस का भी है। फॉर एग्जाम्पल कोविड आ गया है, कोविड जो मल्टीपली अफेक्ट कर रहा है ना, तो सब स्टेट्स जब मिलेंगे इंटरस्टेट काउंसिल में, वो डिस्कस करेंगे क्या हम लोग जो है ऐसी बीमारी को टैकल करने का, हम सिंगल हैंडेडली तो फाइनेंसेस उतने नहीं टैकल करने के लिए, तो सारे मिल के कोई काम कर सके। फॉरेस्ट को जो प्रोटेक्ट करना है कंट्री के, सारे मिल के कोई मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एलिफेंट कॉरिडोर बनाना है 2-3 स्टेट्स में, तो वो लोग आपस में बैठ के बात कर सकते हैं ऐसी जगह पे कि हम लोग कॉरिडोर बनाते हैं जिससे जो है फ्रीली जो है मूव कर सके एलिफेंट्स या एनिमल्स जो हैं एक स्टेट से दूसरी से तीसरी में। तो इस तरह के जो रोल से जहाँ पे जिससे मल्टीपल स्टेट्स अफेक्ट होती हैं, ठीक है। एडवाइजरी रोल के ये प्रोवाइड करता है रिकमेंडेशन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट, स्पेशली थोज कंसर्न जो डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज होते हैं। दिस इंक्लूड एरिया जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग है, कोई सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, मैंने अभी नेशनल सिक्योरिटी की बात आई है, तो एक सजेस्टिव प्लेटफॉर्म भी देता है ये काउंसिल। और बहुत सारे जो है क्या, एक दूसरे से हम फायदा भी तो ले सकते हैं ना। एक स्टेट ने कुछ इकोनॉमिक प्लानिंग की है और वो सक्सेसफुल हुई है, जैसे केरला में एजुकेशन और हेल्थ केयर इतना सक्सेसफुल है, तो वो चीज़ें वो लोग इस काउंसिल में बाकी स्टेट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ना, किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है मेल टू फीमेल रेशो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो इंटरस्टेट काउंसिल है ISG, वो सजेस्ट करती है वेज टू रिजोल्व डिफरेंसेस जो हैं एक दूसरी स्टेट्स के अंदर, ठीक है, और या सेंटर और स्टेट्स के अंदर किसी चीज़ पे झगड़ा है तो वो चीज़ें वो सॉल्व कर सकते हैं वहाँ बैठ के बातचीत करके। अब वॉर थोड़ी होगी, ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, देखो काउंसिल ऑल्सो प्ले की रोल जो रिजोल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट यूनियन या फिर एंड स्टेट, बिटवीन स्टेट्स या बिटवीन स्टेट एंड यूनियन या डिफरेंट यूनियन एंड स्टेट्स। मतलब या तो 2 स्टेट्स के अंदर कोई झगड़ा हो रहा है वो रिजोल्व हो सकता है, या स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा, या बहुत सारी स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा, वो सारा रिजोल्व हो सकता है बातचीत से। इट डजेंट हैव ए जुडिशियल, और इसमें इसके पास कोई जुडिशियल या बाइंडिंग पावर नहीं है। ये थोड़ी ये किसी को समन कर सकते हैं या पब्लिक रिकॉर्ड बना सकते हैं, नहीं, ये इनके डिसीजन बाइंडिंग भी नहीं, कोई स्टेट ना मानना चाहिए नहीं भी मान सकती। ये एक फोरम है सिर्फ जो है इश्यूज़ को सामने लाने के लिए, पर्सपेक्टिव समझने के लिए और एक कॉमन ग्राउंड पे आके उस चीज़ को हल करने के लिए। लेजिस्लेटिव कोऑर्डिनेशन, देखो लेजिस्लेटिव मतलब लॉ रिलेटेड, ठीक है, कानून बनाने। देखो ISC जो है इंटरस्टेट काउंसिल है, वो डिस्कस करती है मैटर्स ऑफ लेजिस्लेटिव कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट और अमॉन्ग स्टेट्स। कोई लॉ ऐसा बना है जो क्या है वो रिलेटिव है किसी दूसरी स्टेट के चीज़ के अंदर, या फिर स्टेट और यूनियन का कोई कन्फ्लिक्ट है लॉ रिलेटेड, है ना, तो जो चीज़ अफेक्ट कर रही है कोऑर्डिनेशन या जो कोऑपरेशन है उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जा सकता है।
पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज। देखो आईसी फंक्शन करती है एक प्लेटफॉर्म जहां हम लोग बहुत सी चीज़ें जो पब्लिक के बेहतरी के लिए, पब्लिक वेलफेयर या इकोनॉमिक ग्रोथ या सिक्योरिटी या नेशनल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग वहां बैठ कर जो है या दो स्टेट्स या किसी सेंटर रिलेटेड जो कंसर्न से उनके बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि एक जगह मिल जाती है ना जहाँ डिफरेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट सारे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, तो कंट्री एज ए होल मीट कर रही है ना, वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं वो मैटर्स, और अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सुन सकते हैं और हल कर सकते हैं। इट्स लाइक ए मिनी पार्लियामेंट, समझे, मजाक में बता रहा हूँ। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल जो अब कब एस्टेब्लिश हुई, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो 1947 से थी ना, कि नहीं थे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इंटरस्टेट काउंसिल का जो है कब होता है ये भी तो है ना। देखो सरकारिया कमीशन जो है ना, सरकारिया कमीशन जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पे हेल्ड की गई थी 1983 से 88 के बीच में की गई थी ना। हमने जो है पीछे जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में पढ़ा था। अब इंटरस्टेट रिलेशनशिप में मैं आपको बताऊं 1990 में एस्टेब्लिश की गई इंटरस्टेट काउंसिल। इसकी फाउंडेशन तो बहुत पहले ले कर दी गई थी रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन पे। प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया 1990 में इसको क्या करने के लिए, जो दल गवर्नमेंट हेडेड बाय वीपी सिंह थी ना, उसने एस्टैब्लिश किया इंटरस्टेट काउंसिल 1990 में। ठीक है, पहले तो ये क्या था कि 1983 में इसे 88 में जो है सरकारिया कमीशन रिकमेंड किया था कि इसको जो है सेटअप करना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ने तो 47 में बोल दिया था, लेकिन हुई नहीं थी सेटअप। तो इंटरस्टेट कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट हुई वो 1990 में हुई थी अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 263 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये सेटअप की एड्रेस करने के लिए नंबर ऑफ जो डिस्प्यूट्स जो इंक्रीज हो रहे थे स्टेट्स में, एज वेल एज जो ग्रोइंग नीड थी कंसल्टेशंस की और कोऑपरेशन की यूनियन और स्टेट्स के बीच में बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स में, क्योंकि कहीं पे यूनियन अपने हिसाब से लॉज बना रही है और सेंटर स्टेट कहीं से निगलेक्ट हो रही थी कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या जा रहा है फेडरेशन में। तो ये एक फोरम बना जहां पे बहुत सारी पॉलिसी मैटर्स को डिस्कस किया जाने लगा। स्टेट्स को मौका मिला अपनी बात कहने का कि एज ए कंट्री एज ए होल पे ये काम करना चाहिए, हमारी 2-3 स्टेट्स के लिए ये काम करना चाहिए। तो 1990 में किसकी रिकमेंडेशन पे, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पे ये सेटअप की गई। ठीक है, अब मैंने आपको इसका कंपोजिशन तो बता दिया है, बाकी हमने चीज़ भी डिस्कस कर ली है, ये क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जुरिस्डिक्शन जो एक हर एक स्टेट का वो कन्फाइंड है कि इतनी जुरिस्डिक्शन है आपकी, एक पर्टिकुलर एरिया आपकी जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, हिंस इट इज़ पॉसिबल कि एक्ट और रिकॉर्ड जो है एक स्टेट के वो दूसरी स्टेट शायद ना ही रिकॉग्नाइज करे, है ना। तो ये अब ये नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, तो ये डिफ़िकल्टीज़ को हटाने के लिए ना आर्टिकल में तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक क्लॉज दिया, फुल फेथ एंड क्रेडिट वाला क्लॉज। समझो, फुल फेथ और क्रेडिट वाला क्लॉज के फुल फेथ और क्रेडिट दिया जाएगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया किसी भी पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड या जुडिशियल प्रोसीडिंग को सेंटर की या किसी भी स्टेट की। इस एक्ट से ना ये इंक्लूड करता है चाहे वो लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव एक्ट हो गवर्नमेंट का। पब्लिक रिकॉर्ड क्या इंक्लूड करता है, कोई भी ऑफिशियल बुक, रजिस्ट्रार या रिकॉर्ड जो पब्लिक सर्वेंट ने डिस्चार्ज किया अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में। ठीक है, तो क्लास ये लीगल प्रिंसिपल है कि इंश्योर करता है कि पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं एक स्टेट की और जुरिस्डिक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड और रिस्पेक्ट की जाए बाकी स्टेट्स की द्वारा या जुरिस्डिक्शन के द्वारा सभी विद इन द सेम कंट्री। इससे क्या होगा, जो इंटरनल बैरियर्स है ना बिटवीन द स्टेट्स वो टूट जाते हैं और कंट्री एज ए होल को देखा जाएगा। कोई भी पब्लिक है कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लीगल सिस्टम के लिए, स्पेशली जब फेडरल सिस्टम में लाइक दैट ऑफ इंडिया जहां पे डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट में। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फुल फेथ और क्रेडिट का क्लॉज है ना वो इंबॉडीड आर्टिकल 261 में, याद रखना। कैसे ये इंश्योर करता है कि लॉज और जो जजमेंट्स पास की गई हैं, जो पब्लिक रिकॉर्ड है एक स्टेट को, उसको ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए और इन्फोर्सिबिलिटी अदर स्टेट में भी दी जाए और यूनियन टेरिटरी में। एग्जांपल मैं आपका एक देता हूं, टूटा फूटा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हाई कोर्ट ने ये बता दिया कि जो है क्या है एग्जांपल दूं, एक हाई कोर्ट ने दिया कि राइट टू बी साइलेंट है ना, साइलेंट जो है वो फंडामेंटल राइट है। हाई कोर्ट ऑफ, समझ लो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने ये दिया, कहां पे है, कर्नाटका में। अब हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने ये दिया कि राइट टू बी साइलेंट फंडामेंटल राइट है,
जो इंक्लूड करता है राइट टू लाइफ और लिबर्टी में, एग्जाम्पल दिया। अब क्या ये इसने दे दिया तो कर्नाटका तो मानेगी, कर्नाटका स्टेट, क्योंकि हाई कोर्ट ने दिया है ये। अब क्या तमिलनाडु स्टेट नहीं मानेगी या फिर उत्तर प्रदेश स्टेट ना माने, तो फिर वो जो है ना वो बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं स्टेट्स के बीच में, अलग अलग इंटरप्रिटेशन होने लगेगी पब्लिक एक्ट्स की या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। इन चीज़ों को तोड़ने के लिए कि एक हाई कोर्ट या कि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जो चीज़ बोलेगा कि ऐसी होनी चाहिए, थ्रू आउट वैसी मानी जाएगी। हाँ, अगर सब्सिक्वेंट अगर उसका कोई रिव्यू दिया जाए कि नहीं ये इसके अंडर नहीं आता, ये इसके अंडर नहीं आता, तो अलग बात, ताकि जो पब्लिक एक्ट्स, जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो थ्रू आउट एक तरह के दिखे, ठीक है। इससे इंटरनल बैरियर्स ना क्रिएट हो, इसमें कंट्री में डिविजन्स ना क्रिएट हो, उसके लिए था रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्ट। देखो पब्लिक एक्ट होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करते हैं या लेजिस्लेशन या स्टैट्यूज या ऑर्डर जो इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा एक स्टेट के। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट गवर्नमेंट के लॉ और रेगुलेशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, समझो एग्जाम्पल, अगर एक स्टेट पास करती है एक लॉ रिगार्डिंग टैक्सेशन, that law will recognized by the other state for the purpose of interstate trade and compliance। अगर एक स्टेट किसी टैक्स रिलेटेड कोई लॉ जो है पास करती है, तो वो टैक्स रिलेटेड लॉ दूसरी स्टेट भी मानेगी जब इंटर स्टेट, जब उनके बीच में ट्रेड होगा कि हमारे स्टेट में ये टैक्स लगता है तो आपको मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो डिस्प्यूट नहीं खड़ा हो जाएगा, समझे। तो सेम कंप्लायंस अप्लाई होती है। अच्छा, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, मैंने अभी आपको समझाया, जुडिशियल प्रोसीडिंग जो होती है वो डिसीजन या ऑर्डर या कोई जजमेंट जो है किसी कोर्ट के द्वारा एक स्टेट के द्वारा दी जाए। अब ये जजमेंट जो है ना वो इन्फोर्सेबल होगी दूसरे स्टेट में भी, स्पेशली वही मैंने राइट टू लिबर्टी लाइफ वाला बताया आपको, ठीक है, राइट टू बी साइलेंट। स्पेशली ये जजमेंट obtained by a court in one state cannot be ignored or disregarded by court of। अगर एक स्टेट ने जजमेंट दिया, एक आदमी पकड़ा गया, उसमें मर्डर के चार्जेस थे, उसको गिल्टी प्रूफ कर दिया गया और उसको 14 साल की सज़ा होगी, ठीक है, हुई 14 साल की सज़ा। अब वो बोलेगा कि मैं तो दूसरी स्टेट का नागरिक हूँ, मुझे वहाँ ट्रांसफ़र किया, वहाँ जाके वो बोलेगा कि इस स्टेट ने मुझे 14 साल की सज़ा दी है इस स्टेट में, तो वो स्टेट बोलेगी क्यों दिया आपको स्टार 14 साल की, नहीं दी जाए, कैंसिल, आपको 2 साल की सज़ा दी जाए, आपको आप गिल्टी नहीं हो। वो स्टेट कौन होती है सज़ा देने वाला, वो हाई कोर्ट। ये नहीं, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, अगर एक कोर्ट ने सज़ा दी है, दे हैड सम बेसिस, है ना, कुछ प्रूफ्स होंगे उनके पास, उनको रिव्यू किया जाए, ठीक है। हाई सुप्रीम कोर्ट में जाओ, आप दूसरी कोर्ट में नहीं जा सकते। एक हाई कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया, आप दूसरी हाई कोर्ट में देखो, आपको जो है फॉर एग्जांपल एमपी की हाई कोर्ट ने आपको सज़ा दे दी, आप जाके गुजरात की हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, नहीं, दे आर ऑन इक्वल फुटिंग। आपको करना भी है तो सुप्रीम कोर्ट जाके अपील करो, ये नहीं दूसरी हाई कोर्ट में, दूसरी नहीं दी आप तीसरी में चल जाओगे, तो यूनिफॉर्मिटी खत्म होगी ना। एग्जाम्पल करो, एक डिवोर्स डिग्री ग्रांट बाय ए कोर्ट इन वन स्टेट इज वैलिड एंड इन्फोर्सेबल इन अनदर स्टेट। सिमिलरली अगर एक डिवोर्स का डिसीजन एक कोर्ट ने दिया तो वो दूसरी कोर्ट में भी उतना ही इन्फोर्सेबल है। सिमिलरली अगर कोर्ट की जजमेंट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट और प्रॉपर्टी किसी भी डिस्प्यूट या कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डिस्प्यूट है इशू किया जाए, वो एग्जीक्यूट होगा इन एनी स्टेट प्रोवाइडिंग के इट मीट नेसेसरी कंडीशंस, मतलब नेसेसरी कंडीशंस जो हैं वो तो अप्लाई होंगे ना। अब पब्लिक रिकॉर्ड्स, जो पब्लिक रिपोर्ट है जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है या मैरिज सर्टिफिकेट है या डेथ सर्टिफिकेट है या लैंड रिकॉर्ड्स है या गवर्नमेंट के इशू किए हुए डॉक्यूमेंट है, वो रिकॉग्नाइज्ड होंगे अक्रॉस इंटायर कंट्री, ठीक है। ये नहीं कि मैरिज सर्टिफिकेट आपकी मध्य प्रदेश की है, आप ये माने ही ना जाके आप जो महाराष्ट्र में के आप शादीशुदा नहीं है, ये मध्य प्रदेश की सर्टिफिकेट आपके महाराष्ट्र के नहीं, ये चीज़ें रिकॉग्नाइज्ड होंगी। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट सभी थ्रू आउट। बर्थ सर्टिफिकेट एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इशू की गई एक स्टेट में, वो वैलिड होगी थ्रू आउट किसी भी टेरिटरी या कंट्री ऑफ इंडिया। तो पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आर्टिकल 301 से लेके 307 तक जो है एजुकेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया हैज स्पेसिफिक प्रोविजंस डिजाइन टू इंश्योर के ट्रेड और कॉमर्स जो है वो फ्रीली अक्रॉस द स्टेट बाउंड्रीज हो और अलाउ करे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करने के लिए नेसेसरी रेगुलेशन, जो पब्लिक वेलफेयर, टैक्सेशन और अदर पर्पसेस के लिए आप रेगुलेशन प्रमोट कर सकते हो, लेकिन फ्रीली मतलब बिना रोक टोक के, यानी मुफ्त में फ्रीली आप मूव कर सकते हो, आप ले जा सकते हो अपना सामान एक दूसरे जगह। हाँ, आपको स्पेसिफिक टैक्स पे वेलफेयर के लिए लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक और कंडीशंस होगी वो पूरी करनी होंगी, लेकिन ये रोक नहीं हो सकती बेस्ड ऑन जेंडर, सेक्स, रिलीजन, कास्ट या प्लेस ऑफ ओरिजिन या बर्थ पे, ठीक है।
की प्रोविजन आर फाउंड इन आर्टिकल 301 to 307, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच डिफाइन के फ्रेमवर्क क्या क्या होंगे इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड। अब आर्टिकल 301 कहता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, मतलब फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। टैक्सेशन होता है, देखो वो अलग चीज़ है, लेकिन फ्रीली मतलब आपको को रोक टोक के बिना आप कर सकते हो। देखो आर्टिकल 302 भी पावर देता है कि पार्लियामेंट को लॉ बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। ये एक एक्सेप्शन में कि पार्लियामेंट किसी लॉ के तहत इम्पोज कर सकती है कोई रिस्ट्रिक्शन किस पे, लोगों पे, ट्रेड या कॉमर्स पे जो बिटवीन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो रहा है या किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया हो रहा है। ये प्रोविजन अलो करता है यूनियन गवर्नमेंट को कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए इंटरस्टेट क्या ट्रेड पर फॉर पब्लिक पॉलिसी रीजन्स के लिए, या सच एज जैसे पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी के लिए, ठीक है। टैक्सेशन फॉर एग्जांपल इंपोजिशन ऑफ कस्टम ड्यूटी या एक्सरसाइज ड्यूटी लगा सकता है। कंट्रोल ऑफ गुड्स सच एज असेंशियल कमोडिटी को कंट्रोल कर सकता है ना। कभी कभी एक स्टेट में जो असेंशियल कमोडिटी खत्म हो रही है तो उसका ट्रेड जो दूसरी स्टेट में रोक इंपोज भी कर सकता है कि आप नहीं करोगे ट्रेड, ठीक है, समझे, ठीक है, ताकि उस स्टेट में वो चीजें रह सके। असेंशियल कमोडिटी पे कंट्रोल भी रख सकता है। बहुत बार इंटरनेशनल ट्रेड के टाइम पे हम नहीं बैन लगा देते राइस का कि हमारे इंडिया में जब खत्म होने लगता है लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर। आर्टिकल 303 ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स, कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट को पावर देता है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि स्टेट ऐसी लॉ ना बनाए। नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 301 the legislature of the state shall not without the consent of parliament make any law giving effect to the restriction on trade, commerce or intercourse with or within that state, कि अपनी स्टेट के अंदर या दूसरी स्टेट के साथ कोई ऐसा लॉ ना बनाए, पार्लियामेंट से पूछ के लॉ बनाना पड़ेगा। विदाउट कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट वो लॉ नहीं बना सकती कोई भी इंटरस्टेट ट्रेड को रोकने के लिए। स्टेट जो है प्रोहिबिटेड है, स्टेट्स को प्रोहिबिट किया गया है कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी रिस्ट्रिक्शन ट्रेड और कॉमर्स पे लगाने के लिए जो अफेक्ट करे फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट। दूसरी स्टेट से अपनी स्टेट में फॉर एग्जांपल कोई गुड्स आ रहा है ना, उस पर जो है आपने जो है एक्सरसाइज या कुछ टैक्स जो एक्स्ट्रा लगा दिए ज़्यादा कि ये बाहर के स्टेट से हमारी स्टेट में आ रहा है, हमारी स्टेट के सस्ते कर दिए, दूसरे पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया ताकि क्या है वहाँ से कम आए। ये चीज़ें करने से क्या है प्रोहिबिट किया गया है स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। स्टेट ऑल्सो प्रोहिबिटेड मतलब रोका गया है कि डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए जो बिटवीन द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन ओन स्टेट एंड गुड मैन्युफैक्चर्ड इन अदर स्टेट। फॉर एग्जांपल एक साइकिल आपके स्टेट में बनी है उस पर आप टैक्स नहीं लगा रहे, जो स्टेट दूसरे स्टेट से आपको साइकिल बन के आ रही है उस पर आप टैक्स लगा रहे हो। तो ये इन चीज़ों को डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, भेदभाव करने के लिए स्टेट्स को सख्त मना किया गया है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइडेड है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 304 रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। मतलब नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 301 to 3 द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट मे बाय लॉ इम्पोज। नाउ विद स्टैंडिंग जो आर्टिकल 301 या 303 में है उसको छोड़कर जो है उसके साथ स्टेट जो है मे बाय लॉ स्टेट इम्पोज कर सकती कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ट्रेड और कॉमर्स के विद इन द स्टेट पब्लिक इंटरेस्ट में, एंड वो टैक्स लेवी कर सकती है गुड जो इंपोर्ट हुए दूसरी स्टेट से सब्जेक्टेड टू कुछ कंडीशन, सर्टन कंडीशंस, समझे, कुछ सर्टन कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। अब वो सर्टन कंडीशंस क्या होती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल 307 देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड कर सकती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी को जो रिजोल्व कर सके, मतलब जो सुलझा सके कोई डिस्प्यूट। कौन पावर दिया 307 जब कोई भी इंटरस्टेट जो है इंटरस्टेट दो स्टेट्स के बीच में मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है किसी इशू से लेके जो ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड, तो पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 307 के अंदर ये पावर है, वो किसी अथॉरिटी को बना सकती है यहाँ पे जो इन दोनों के झगड़े को निपटाएगा। आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं एस्टैब्लिशमेंट कोई मैकेनिज्म या अथॉरिटी जो इंटरस्टेट रिजोल्व कर सकते हैं डिस्प्यूट बिटवीन इंश्योरिंग के नो बैरियर ट्रेड बिटवीन द स्टेट, कोई बैरियर ट्रेड जो है कॉमर्स में ना रहे, इस तरह की इंस्टीट्यूशंस बना सकती है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जो है कोर्ट भी है, ठीक है। फिर हम चलते हैं जोनल काउंसिल पढ़ते हैं। देखो आर्टिकल 263 में जो है ना ये प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को
इज ऑफ ओपिनियन कि वो स्टैब्लिश कर सकता है काउंसिल वुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, वी में एस्टैब्लिश सच काउंसिल फॉर सच पर्पजेज एज ई डीम फिट, जैसे प्रेसिडेंट को अच्छा लगेगा वो बना सकता है काउंसिल। अब जोनल काउंसिल देखो 4-5 किस्म की हैं। देखो नॉर्थ जोनल काउंसिल है, जो नॉर्थन जोनल काउंसिल जिसमें हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये है नॉर्थ की जोन, एक जोन में काउंसिल। ठीक है, वहीं इस साउथर्न जोनल काउंसिल है वैसे ही। ठीक है, साउथर्न जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी आता है। ईस्टर्न जोनल काउंसिल है सिमिलरली बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आता है, जिसकी कोलकाता है हेडक्वार्टर। ठीक है, और फिर है वेस्टर्न जोनल काउंसिल भी है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव आता है। और एक है, एक और था ना सेंट्रल, जिसमें क्या आता है, सेंट्रल में आता है शायद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जिसकी इलाहाबाद है शायद नहीं, इलाहाबाद ही है हेडक्वार्टर। तो ये कुछ आती हैं जोनल काउंसिल्स। ठीक है, इसका कंपोजिशन हम देख लेते हैं कि हर एक जोनल काउंसिल वो चेयर किया जाएगा यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा, और इट्स कंपोजिशन टिपिकली इंक्लूड कैसे, चीफ मिनिस्टर होगा उन स्टेट्स के जो जोन के अंदर आते हैं। जैसे सेंट्रल में, जैसे ईस्टर्न जोनल काउंसिल मान लो कि बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर होंगे उस पर्टिकुलर जोन के, या उसमें अगर कुछ यूनियन टेरिटरी है या फिर उस वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, होम मिनिस्टर होगा, और स्टेट मिनिस्टर होंगे उस रिस्पेक्टिबल स्टेट्स के या यूनियन टेरिटरी के। रिप्रेजेंटेशन होगा फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम यूनियन होम सेक्रेटरी से। तो जोनल काउंसिल जो है ना एक रिप्रेजेंटेटिव है बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट, इंश्योर करता है कि डिस्कशन हो और मैटर्स हो उन पर्टिकुलर जोन के इंटरेस्ट के रिलेटेड। ठीक है, फिर एक और है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है, ये जो है ये सेटअप की गई थी नॉर्थ ईस्टर्न, देखो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के द्वारा जो 1971 में किया था, विच लेटर अमेंडेड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में अमेंड किया था, जो मोर चीज़ें लाने के लिए डेवलपमेंट नीडेड रीजन है ना। तो काउंसिल के मेंबर इंक्लूड करते चीफ मिनिस्टर आसाम के, अरुणाचल के, प्रदेश के, मणिपुर के, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के। यूनियन मिनिस्टर जो है रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के, जैसे फाइनेंस के, होम मिनिस्ट्री के, ट्रांसपोर्ट के, प्लानिंग के या कॉमर्स के जो है ना वो भी होते हैं। और बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्ट्री भी है और डिपार्टमेंट्स के जो इन्वॉल्व होते हैं। ये बेसिकली ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल है डेवलपमेंट रिलेटेड पर्पजेज, क्योंकि हमने देखा कि नॉर्थ ईस्टर्न जो है लैग बिहाइंड हो रहा है, तो टाइम टू टाइम मेजर्स लिए गए हैं मेंबर्स के द्वारा इन चीज़ों को सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए या पब्लिक ऑर्डर के लिए इन रीजन्स के लिए, ये जो है स्पेसिफिकली जो है क्या किया है, बनाया गया था। समझे? 1 सेकेंड। तो ये आज हो गया हमारा कौन सा इंटरस्टेट रिलेशंस। ठीक है, इंटरस्टेट रिलेशंस हमने आज जो है कंप्लीट किया। थोड़ी सी मुझे लगता है ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने सोचा कि इंटरस्टेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको सेंटर स्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर स्टेट मैंने मल्टीपल जो है वीडियोस में कंप्लीट किया था। तो थोड़ा मैंने डिटेल में कोशिश की है करने की, तो इसलिए थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन अब पढ़ना ही है, तो जहाँ 30 मिनट और 45 मिनट में क्या फ़र्क है। ओके, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाए। आपने एक ही बार कोई चीज़ देखनी है ना, तो उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नोट्स से आप पढ़ भी सकते हो इजीली। मैंने मल्टीपल टॉपिक से ये जो है इकट्ठा करके नोट्स बनाए, कहीं पे कुछ मिसिंग भी हो सकता है, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, आप मुझे बता देना अगर कोई गलती हुई इसमें, तो मुझे बताना, अगर कोई नहीं हुई तो अप्रिशिएट कर देना। ओके तो तैयारी करते रहो, खींच के रखो। इसके बाद जो है हम एमरजेंसी जो है प्रोविजंस का स्टार्ट करेंगे, वो कल लेक्चर करेंगे एमरजेंसी प्रोविजंस का। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है हमने पॉलिटी ज्योग्राफी तो कंप्लीट कर लिया, मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री की जो है NCERT जो है 6 to 12th जो है स्टार्ट करते हैं ना। आज से ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हिस्ट्री की 6 to 12th की NCERT। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय। मज़े करो, पढ़ाई करो, 1-2 घंटे मज़े भी करो, खेलो कूदो, किताबें पढ़ो और दुनिया को एक्सप्लोर करो। गुड बाय, गुड नाइट।